जीपीएसएस सिमुलेशन ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज की आज की इस वीडियो में हम फंक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से जीपीएसएस में फंक्शंस को यूज किया जाता है और किस तरह से एफएन एसएनए को यूज किया जाता है। तो आज हम इन दोनों चीजों को सीखेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी तो उनमें हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये उसी सीक्वेंस में हम आज लेक्चर या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कुछ रैंडमनेस देना हो तो हम तीन तरह से दे सकते हैं। एक तो ये कि हम एडवांस या जो जनरेट कमांड्स यूज करते हैं तो उसमें जो मीन और मॉडिफायर हम यूज करते हैं ऑपरेंड्स, उनकी मदद से हम रैंडमनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने कोड में। दूसरा तरीका जो हमने सीखा था पिछली वीडियो में वो था रैंडम नंबर जनरेटर्स। जीपीएसएस में 8 रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, उनकी मदद से हम रैंडमनेस अचीव कर सकते हैं अपने कोड में। जहां कहीं हमें रैंडम नंबर्स चाहिए होते हैं तो हम उन 8 रैंडम नंबर जनरेटर्स को यूज करके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडमनेस अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तीसरा जो तरीका है वो सीखने जा रहे हैं और वो है फंक्शन स्टेटमेंट। तो फंक्शन स्टेटमेंट की मदद से भी अगर हम चाहें तो अपने कोड में किसी तरह से रैंडमनेस ला सकते हैं और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फंक्शन स्टेटमेंट को किस तरह से जीपीएसएस में यूज करें। तो जीपीएसएस में फंक्शन स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ साथ हमें एक एसएनए यूज करना होगा, एफएन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर रेफरेंस बाय द एसएनए एफएन। तो ये जब मैंने एसएनएस का टॉपिक पढ़ाया था तो तब मैंने एफएन एसएनए का जिक्र किया था और आपको कहा था कि हम आगे जाके इस एसएनए को डिस्कस करेंगे। और एफएन एसएनए को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे कोड में फंक्शन स्टेटमेंट हो, यानी हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए हो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम फंक्शन स्टेटमेंट को किस तरह से जीपीएसएस में यूज करेंगे। फंक्शन जब हम जीपीएसएस में क्रिएट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें बताना होगा जो हम फंक्शन क्रिएट करें वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें बताना होगा कि इस फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, यानी कितने पेयर्स होंगे। इनपुट वैल्यू होगी और उसकी एसोसिएटेड आउटपुट वैल्यू होगी। यानी हम जो फंक्शन में स्टेटमेंट्स देंगे उनको हम एक्स वाई पेयर्स के थ्रू मेंशन करेंगे। यानी एक्स वाई पेयर्स हम बनाएंगे और उनकी मदद से हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फंक्शन जब हम डिक्लेयर करेंगे, जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जीपीएसएस में, तो हम फंक्शन क्रिएट करते वक्त एक आर्गुमेंट बताएंगे जो एक्स वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और उस एक्स वैल्यू को देखते हुए उस फंक्शंस के जो पेयर्स होंगे एक्स वाई, उसमें से करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू कैलकुलेट होके हमें रिटर्न होगी। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चारों पॉइंट्स को हम यूज करेंगे जब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे अब जीपीएसएस में। तो आइए देखते हैं कि हम फंक्शन स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट है या सिंटेक्स है फंक्शन स्टेटमेंट का। इसमें लेबल इंडिकेट कर रहा है फंक्शन नेम को। फंक्शन ये आपका कीवर्ड हो गया, ए और बी 2 ऑपरेंड्स हो गए। ए और बी ये जो 2 ऑपरेंड्स है, इसमें ए आपका फंक्शन आर्गुमेंट कहलाएगा, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ कोई ना कोई आर्गुमेंट होगा और इस आर्गुमेंट को एक्स वैल्यू भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और इस एक्स वैल्यू को देखते हुए फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो पेयर्स होंगे, उसमें से करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू हमें रिटर्न होगी। बी यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो सी या डी हो सकता है। सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट। यानी ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर डिस्क्रीट फंक्शन है। और बी ऑपरेंड में सी और डी के साथ हम नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बताते हैं कि इस फंक्शन में कितने एक्स वाई पेयर्स होंगे। मसलन यहाँ नीचे देखें, हमने यहाँ लिखा हुआ गेट नम। अब गेट नम फंक्शन का नाम हो गया और फंक्शन कीवर्ड हो गया। और rn3, तो rn3 यूज होगा एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। और d6 बता रहा है डिस्क्रीट फंक्शन है और उसमें 6 डेटा पॉइंट्स होंगे। तो इसको आप मेथड सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर या हेडर लाइन कह सकते हैं, जिसमें हम फंक्शन का नाम और उसकी टाइप बता रहे हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बता रहे हैं और फंक्शन आर्गुमेंट बता रहे हैं कि ये जो rn3 है यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी जो एज ए एक्स वैल्यू कंसीडर की जाएगी। उस एक्स वैल्यू की बेसिस पे करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू हमें रिटर्न होगी। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको हेडर लाइन का सिंटेक्स बताया। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जाते हैं कि हम डेटा पॉइंट्स किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए अब हम डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक्स वाई पेयर हमें क्रिएट करना होता है। तो एक्स वाई पेयर हम इस तरह देते हैं x1, y1 और फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए इन डेटा पॉइंट्स को। तो x1, y1 फॉरवर्ड स्लैश x2, y2, इस तरह आप जितने भी पॉइंट्स देना चाहें डेटा पॉइंट्स दे सकते हैं एक्स वाई पेयर की फॉर्मेट में।
तो इसलिए लास्ट में हमने लिखा हुआ है xk, yk, एंड लास्ट में ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये भी देना लाजमी है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके डेटा पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे ओवरऑल फंक्शन हम डिक्लेयर भी करेंगे, उसमें डेटा पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात आप नोट कर लें कि जब हम SNA यूज करेंगे FN डॉलर, तो उसके साथ हम फंक्शन का नाम देंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो हमने आर्गुमेंट अभी डिस्कस किया था, फंक्शन आर्गुमेंट RN3, तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी जिसे हम x वैल्यू कंसीडर करेंगे, और x वैल्यू की बेसिस पर फिर हमें यहाँ से करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इन पेयर्स में से y वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि अगर हम फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पे कोई रैंडम नंबर जनरेटर यूज कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको शो किया RN3 हमने यूज किया, तो वहां पे जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं वो 0 to 999 वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि 0 से लेकर 0.999 के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो ये पॉइंट आपको जहन में रखनी है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कंप्लीट फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन का नाम रखा एक्सपो, और ये फंक्शन कीवर्ड है, और यहाँ पे RN2 एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज हो रहा है, और फंक्शन की टाइप कंटिन्यूस है, और डेटा पॉइंट्स कितनी है 5। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 5 डेटा पॉइंट्स दी हुई है। ये पहली डेटा पॉइंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो ये पांचों डेटा पॉइंट्स हमने दी हुई है, और C मतलब कंटिन्यूस, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी है x की वो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू है, वो भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है जनरेट 3 और मॉडिफायर दिया हुआ है FN डॉलर एक्सपो। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो RN2 जनरेटर से कोई वैल्यू ली जाएगी, और उसकी बेसिस पे यहाँ से कोई करस्पॉन्डिंग y वैल्यू रिटर्न होगी, और उसको यहाँ पे जनरेट कमांड के B ऑपरेंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया T टाइप। ठीक है, कीवर्ड है फंक्शन, RN3 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, और D6 मतलब डिस्क्रीट फंक्शन है, 6 डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की 6 हमने डेटा पॉइंट्स दी हुई हैं। अब अगर हम चाहें तो इस फंक्शन T टाइप को एक और फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस T टाइप फंक्शन को एक और फंक्शन में किस तरह से कॉल करें। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहे T टाइप, फंक्शन कीवर्ड है FN डॉलर T टाइप। तो ये जो T टाइप फंक्शन है, T टाइप फंक्शन ये कॉल होगा। ठीक है, जैसे ये कॉल होगा तो RN3 एज ए फंक्शन आर्गुमेंट कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देगा, और उस पर बेस करते हुए यहाँ से 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी एज ए करस्पॉन्डिंग y वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ RN3 जो ये रिटर्न कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज होगी। तो FN डॉलर T टाइप, तो यहाँ पे इनपुट हमें कहाँ से मिल रही है, इस फंक्शन में से, और ये इटसेल्फ क्या है, डिस्क्रीट फंक्शन है, और उसमें भी 6 पॉइंट्स है। अब यहाँ से अगर हमें 1 रिटर्न हुआ है तो यहाँ 1 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 की बेसिस पे यहाँ से क्या रिटर्न होगा 3, और अगर यहाँ से हमें 2 मिल रहे हैं तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 3, और अगर हमें यहाँ से 3 मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 पे क्या लिखा हुआ है 4 रिटर्न होंगे। और इस फंक्शन में से अगर हमें 6 रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पे FN डॉलर T टाइप की जगह पे, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी 9। तो अब T टाइम फंक्शन जहां कॉल करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा एडवांस FN डॉलर T टाइम, ये कॉल हुआ। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉल करेगा FN T टाइप फंक्शन को। T टाइप फंक्शन कॉल होगा, RN3 से कोई इनपुट वैल्यू ली जाएगी, और उसकी बेसिस पे यहाँ से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 रिटर्न होगा। जैसे वैल्यू रिटर्न होगी तो ऑटोमेटिकली फिर वो वैल्यू यहाँ पे एज ए इनपुट अज्यूम की जाएगी, और इस पे डिपेंड करते हुए फिर यहाँ से या तो 3 रिटर्न होगा, या तो 4 रिटर्न होगा, या तो 6, या तो 2, या फिर 9, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी सिमुलेशन क्लॉक उतने टाइम यूनिट्स एडवांस हो जाएगा। फंक्शंस के इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए आइए हम GPSS का एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। और अगर आपने GPSS अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप GPSS की इंस्टॉलेशन वाली मेरी वीडियो जरूर देखें, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्टॉलेशन कर लें। तो हर दफा की तरह आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले से कोड लिख लिया करता हूं ताकि हम जस्ट डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमने एक कोड ओपन कर लिया है, और इसका फॉन्ट इंक्रीज करते हैं ताकि आप इजीली कोड को देख सकें, पढ़ सकें। तो ये कोड जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है जो हम बैंकिंग या टेलर मशीन्स का एक कोड पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, जिसमें आप देखते हैं कि कस्टमर्स आ रहे हैं,
ठीक है, वो एक क्यू में वेट करते हैं, उसके बाद टेलर अवेलेबल होता है, टेलर उनके ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, उसके बाद कस्टमर्स डिपार्ट हो जाते हैं। तो इसी हमने कोड को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है और यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लेके आते होंगे। किसी कस्टमर के पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जस्ट एक ही होगा, किसी के पास 2 ट्रांजैक्शन होंगे, किसी के पास 3 होंगे। तो उसी पे डिपेंड करते हुए हम जो सर्विस टाइम है वो डिसाइड करें। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है ट्रांजैक्शन के नाम से, ठीक है, और इसमें हमने कहा हुआ है कि 6 डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं और rn3 हमारे पास यहाँ एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज होगा। तो rn3 कोई ना कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। अगर रैंडम वैल्यू 0 और 0.10 के दरमियान होगी तो यहाँ से जो आउटपुट वैल्यू होगी वो होगी 1। अगर रैंडम वैल्यू जो rn3 से हमें मिल रही है वो 0.10 और 0.30 के दरमियान है तो रिटर्न जो होगी y वैल्यू करस्पॉन्डिंग वो होगी 2। अगर rn3 जो वैल्यू जनरेट करके देगा रन टाइम पे वो बिटवीन है 0.30 और 0.60 के दरमियान है तो यहाँ से जो रिटर्न होगी वैल्यू वो होगी 3। इसी तरह से 0.60 और 0.85 के दरमियान है तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी 4 और 0.95 और 5 के दरमियान है तो वैल्यू रिटर्न होगी 5। और अगर जो वैल्यू rn3 जनरेट करके दे रहा है वो 0.95 और 1.0 के दरमियान है तो जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से एज ए y वैल्यू करस्पॉन्डिंग y वैल्यू वो होगी 6। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो rn3 पे डिपेंड करता है क्या वैल्यू जनरेट हो रही है यहाँ से, उसी हिसाब से फिर यहाँ से कोई ना कोई नंबर रिटर्न होगा 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर हम कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कस्टमर के पास कितने ट्रांजेक्शन्स हैं। और फिर यहाँ पे हमने एक और फंक्शन यूज किया हुआ है st mean, सर्विस टाइम मीन, ठीक है। सर्विस टाइम मीन फंक्शन ये कॉल करेगा कौन से फंक्शन को, ट्रांजेक्शन फंक्शन को। तो ट्रांजैक्शन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी 1 से 6 के दरमियान और वो इस फंक्शन में एज ए इनपुट वैल्यू अज्यूम होगी, x वैल्यू अज्यूम होगी। और ये भी एक डिस्क्रीट फंक्शन है, 6 इसमें डेटा पॉइंट्स है। तो अगर ऊपर से हमें इस फंक्शन से $FN ट्रांजेक्शन जब फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से वैल्यू 1 रिटर्न होगी तो जो हमें सर्विस टाइम मिलेगी, सर्विस टाइम की मीन मिलेगी वो होगी 3। और अगर यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है सपोज करें वो 4 रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे 4 जैसे इनपुट होगा तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग y वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी 7। तो सर्विस टाइम मीन वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो ये हमने यहाँ फंक्शन डिफाइन किए हुए। तो यहाँ पे आप कोड पे आते हैं, सिमुलेट कीवर्ड हमने यूज किया क्योंकि ये इनिशिएट करवाएगा सिमुलेशन को। जनरेट 5,2 यानी जो एंटिटी क्रिएट होगी वो बिटवीन होगी 3 to 7 मिनट्स, ठीक है ना। और उसके बाद क्यू में आने के लिए 1 मिनट दरकार है उस एंटिटी को और क्यू का नाम हमने SQ दिया हुआ है, सर्विस क्यू में पहले एंटिटी आ जाएगी। उसके बाद क्यू में जो भी फ्रंट पे एंटिटी होगी वो टेलर के पास आ जाएगी, ठीक है। क्यू में से हम उस एंटिटी को माइनस कर देंगे, डिपार्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब हम दे रहे हैं सर्विस टाइम। तो एडवांस यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है $FN st mean। तो ये मीन हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, st mean फंक्शन। जैसे ही ये $FN हम यूज करेंगे FNA और उसके साथ हमने फंक्शन का नाम दिया है st mean तो ये कॉल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है $FN ट्रांजेक्शन तो यहाँ से ये कॉल पे ट्रांसफर होगी इस ट्रांस फंक्शन के पास और यहाँ पे rn3 यूज होगा। rn3 कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, और उसकी बेसिस पे यहाँ से कोई ना कोई इंटीजर नंबर रिटर्न होगा। सपोज ये 3 रिटर्न हुआ तो 3 यहाँ पे रिसीव होगा। अब 3 की बेसिस पे यहाँ डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ से कौन सा नंबर रिटर्न होगा 5। तो ये 5 यहाँ रिटर्न होंगे $FN st mean के पास। तो मीन क्या होगी 5। तो 5,2 का मतलब है कि जो सर्विस टाइम होगा इस एंटिटी का वो तय होगा 3 to 7 मिनट्स क्योंकि 5,2 का मतलब यही होगा। मीन एंड मॉडिफायर हमने 2 दिया हुआ है कांस्टेंट। तो जैसे ये सिमुलेशन क्लॉक एडवांस होगा तो यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया टेलर को, टर्मिनेट 0 दिया हुआ है, एंटिटी डिस्ट्रॉय तो ही लेकिन हम स्टार्ट काउंटर माइनस नहीं करे क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये जो सिमुलेशन है ये 4 आवर्स तक कंटिन्यू रहेगी। और 4 आवर्स को मेंशन करने के लिए हमने यहाँ क्या दिया हुआ है, जनरेट 240 क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 240 में रिटर्न हुआ। तो आफ्टर 4 आवर्स जैसे ही यहाँ एंटिटी क्रिएट होगी टर्मिनेट 1 तो स्टार्ट की जो वैल्यू 1 दी हुई है ये डेक्रीमेंट होगी, स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी और सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो बहुत सारी कमांड से तो आप पहले से ही फेमिलियर है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हमारा जो मेन फोकस था वो ट्रांजैक्शन और st mean, ये जो हमने फंक्शंस बनाए इनको हमने यहाँ यूज किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इन फंक्शन को यूज करना आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट, रन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट हमें क्या मिल रही है। तो हमने क्रिएट सिमुलेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया
और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 48 एंटिटीज की रेट हुई, जिनमें से सर्विस सीज में यहाँ कितनी 43 एंटिटीज को हम सर्विस दे चुके हैं। तो ये आउटपुट से आप पहले ही फेमिलर हैं, आपको पता होगा कि ये फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन आ रही है और ये क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आउटपुट के बारे में, तो जो मेरी वीडियो है जीपीएसएस बेसिक कमांड्स, उनको जरूर देखें, या फिर जो फर्स्ट जीपीएसएस का प्रोग्राम मैंने बनाना सिखाया है तो उसमें इन तमाम तरह आउटपुट्स के बारे में मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि जो सर्वर है उसके पास 43 एंटिटीज आई, उनको सर्विस मिली। यूटिलाइजेशन सर्वर की 95.7% है। एवरेज सर्विस टाइम यहाँ दिया हुआ है। अवेलेबिलिटी 100% मौजूद है। नेक्स्ट जो एंटिटी सर्विस मिलनी है वो 44th एंटिटी है और 5 एंटिटीज को डिले करवाया गया है, इन्होंने सर्विस नहीं मिली। क्यू के लिए इसी तरह मैक्सिमम क्यू लेंथ जो है वो 5 तक हुई थी। करंटली अभी क्यू में 5 एंटिटीज मौजूद हैं। टोटल 48 एंटिटीज एंटर हुई क्यू में और 4 एंटिटीज ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया। एवरेज जो हमारे पास क्यू लेंथ है वो 2.1 है। एवरेज वेटिंग टाइम 10 है, ठीक है। और अगर हम जो एंटिटीज वेट कर रही हैं उनको माइनस कर दें तो फिर सर्विस टाइम 11 हो जाता है। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम फंक्शंस को किस तरह जीपीएस में यूज करें टू अचीव द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।